साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको रूपम मिश्र की एक कविता सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कविता जो प्रतिरोध के साथ साथ जनवादी सृजन को प्रेरित करती है। रूपम मिश्र की यह कविता समकालीन हिंदी कविता में नारीवादी चेतना और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के गठजोड़ पर किया गया एक बेहद तीखा और साहसिक प्रहार है। यह कविता केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि उन हजारों वर्षों की संरचनागत हिंसा का दस्तावेज है जिसे एक स्त्री, विशेषकर एक बौद्धिक और सजग स्त्री, आज भी झेल रही है। कविता की शुरुआत ही मिर्जई में बंधे एक महाकाव्य का संदर्भ लेकर उसके नैतिक मूल्यों पर चोट करने से होती है। यहाँ मिर्जई और महाकाव्य उस शास्त्रीय और ब्राह्मणवादी गौरव का प्रतीक हैं जिसमें स्त्रियों की आवाज़ को हमेशा गौण रखा गया। क्या वो महाकाव्य रामचरितमानस है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कविता से खुद ही मिल जाएगा। कवयित्री रेखांकित करती है कि पुरुष जिसे अपनी भाषा या संस्कार समझता है वह दरअसल अपनी माँ को दी गई गाली से शुरू होता है। यह दर्शाता है कि पितृसत्ता की नींव ही स्त्री के प्रति द्वेष पर टिकी हुई है। रूपम मिश्र कविता की शुरुआत इस तरह करती हैं। वे लिखती हैं, रूढ़ियों और मिर्जई में बंधे एक महाकाव्य के जादू को तार तार करते जब मैं कविता की जमीन पर सिर तान कर खड़ी हुई तो वे बोली की सबसे भद्दी गाली बुदबुदाते हुए हंसे। ये गाली उन्होंने अपने पिता से सीखी थी और पिता ने अपने पिता से, अर्थात वहाँ पिता जो गाली माँओं को देते उनके बच्चे उसे भाषा के पहले शब्द की तरह सीख लेते। इस तरह बपंसी में मिलता स्त्री डाह उनके साथ उनकी यूनिवर्सिटी भी गया जहाँ उन्होंने उसे एकेडमिक्स से नहलाया धुलाया और अंग्रेजी का तेल फुले लगाया। यह कविता का एक बहुत ही मारक हिस्सा है। यह बताता है कि आधुनिक शिक्षा और डिग्रियां पुरुषों के भीतर के सामंती और स्त्री विरोधी स्वभाव को बदलती नहीं है बल्कि उसे अंग्रेजी के तेल फुलेल से सजाकर और भी अधिक परिष्कृत बना देती हैं। कविता की ये पंक्तियां इस बात का पता देती हैं कि स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय की किताबों के द्वारा स्त्री को दबाने और उसके प्रति द्वेष रखने की सीख दी जा रही है। इस बात को समझने के लिए आप एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा में पढ़ाई जा रही हिंदी की किताब अंतरा में दिए गए एक पाठ संवदिया को पढ़कर देखिए। यह पाठ आपको बताएगा कि किस तरह से स्त्रियों के अधिकार को कुचलने की विधिवत शिक्षा एनसीईआरटी द्वारा दी जा रही है। आधुनिक शिक्षा के द्वारा स्त्रियों को दोयम दर्जे का समझने की शिक्षा दी जा रही है। इस बात को समझने के लिए आप एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा में पढ़ाई जा रही हिंदी की किताब अंतरा में दिए गए एक पाठ भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है को पढ़िए। यह पाठ एक तरफ तो लड़कियों को पुरुषों का गुलाम बनाने की शिक्षा देता है और दूसरी तरफ लड़कों को सिखाता है कि वे लड़कियों को अपनी गुलाम बनाएं। इसलिए रूपम लिख रही हैं कि पुरुषों ने स्त्रियों के प्रति अपनी नफरत को एकेडमिक्स से नहला धुला लिया है। साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको रूपम मिश्र की एक कविता सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कविता जो प्रतिरोध के साथ साथ जनवादी सृजन को प्रेरित करती है। रूपम मिश्र की यह कविता समकालीन हिंदी कविता में नारीवादी चेतना और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के गठजोड़ पर किया गया एक बेहद तीखा और साहसिक प्रहार है। यह कविता केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि उन हजारों वर्षों की संरचनागत हिंसा का दस्तावेज है जिसे एक स्त्री, विशेषकर एक बौद्धिक और सजग स्त्री, आज भी झेल रही है। कविता की शुरुआत ही मिर्जई में बंधे एक महाकाव्य का संदर्भ लेकर उसके नैतिक मूल्यों पर चोट करने से होती है। यहाँ मिर्जई और महाकाव्य उस शास्त्रीय और ब्राह्मणवादी गौरव का प्रतीक हैं जिसमें स्त्रियों की आवाज़ को हमेशा गौण रखा गया। क्या वो महाकाव्य रामचरितमानस है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कविता से खुद ही मिल जाएगा। कवयित्री रेखांकित करती है कि पुरुष जिसे अपनी भाषा या संस्कार समझता है वह दरअसल अपनी माँ को दी गई गाली से शुरू होता है। यह दर्शाता है कि पितृसत्ता की नींव ही स्त्री के प्रति द्वेष पर टिकी हुई है। रूपम मिश्र
कविता की शुरुआत इस तरह करती हैं। वे लिखती हैं, रूढ़ियों और मिर्जई में बंधे एक महाकाव्य के जादू को तार तार करते जब मैं कविता की जमीन पर सिर तान कर खड़ी हुई तो वे बोली की सबसे भद्दी गाली बुदबुदाते हुए हंसे। ये गाली उन्होंने अपने पिता से सीखी थी और पिता ने अपने पिता से, अर्थात वहां पिता जो गाली माओ को देते उनके बच्चे उसे भाषा के पहले शब्द की तरह सीख लेते। इस तरह बपंसी में मिलता स्त्री डाह उनके साथ उनकी यूनिवर्सिटी भी गया, जहां उन्होंने उसे एकेडमिक्स से नहलाया धुलाया और अंग्रेजी का तेल फुले लगाया। यह कविता का एक बहुत ही मारक हिस्सा है। यह बताता है कि आधुनिक शिक्षा और डिग्रियां पुरुषों के भीतर के सामंती और स्त्री विरोधी स्वभाव को बदलती नहीं है, बल्कि उसे अंग्रेजी के तेल फुलेल से सजाकर और भी अधिक परिष्कृत बना देती हैं। कविता की ये पंक्तियां इस बात का पता देती हैं कि स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय की किताबों के द्वारा स्त्री को दबाने और उसके प्रति द्वेष रखने की सीख दी जा रही है। इस बात को समझने के लिए आप एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा में पढ़ाई जा रही हिंदी की किताब अंतरा में दिए गए एक पाठ संवदिया को पढ़कर देखिए। यह पाठ आपको बताएगा कि किस तरह से स्त्रियों के अधिकार को कुचलने की विधिवत शिक्षा एनसीईआरटी द्वारा दी जा रही है। आधुनिक शिक्षा के द्वारा स्त्रियों को दोयम दर्जे का समझने की शिक्षा दी जा रही है। इस बात को समझने के लिए आप एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा में पढ़ाई जा रही हिंदी की किताब अंतरा में दिए गए एक पाठ भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है को पढ़िए। यह पाठ एक तरफ तो लड़कियों को पुरुषों का गुलाम बनाने की शिक्षा देता है और दूसरी तरफ लड़कों को सिखाता है कि वे लड़कियों को अपनी गुलाम बनाएं। इसलिए रूपम लिख रही हैं कि पुरुषों ने स्त्रियों के प्रति अपनी नफरत को एकेडमिक्स से नहला धुला लिया है। अब कविता आगे बढ़ती है और बयान करती है कि भाषा मेरे लिए औजार भर थी और जिसे मैंने उनके लिए सुरक्षित छोड़ दिया और अपनी बोली ठोली में कहा, बड़कऊ हमहू बोलब। जल तो उनका सर्वांग गया, जल तो उनका सर्वांग गया, लेकिन मूछों पर हाथ फेरते हुए उन्होंने हंसकर कहा, केहू रोकत कहाँ बा। और उसी घड़ी उन्होंने मन में सदी भर की डाह से सनी क्रिया खाई और बोली के सबसे क्रूर पठारों पर दौड़ लगाई। उनकी दुनिया में माएँ कितनी कम होती हैं जहां पिता के पेशाब से हलफ उठाया जाता है, लेकिन हाय समय की मार कि अवध में औरतों को गरियाने के लिए एकेडमिक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। नाश हो संविधान रचने वाले उस चमार का जिसके कारण औरतें आग मूत रही हैं। ये कविता इस बिंदु पर सबसे अधिक आक्रामक और स्पष्ट हो जाती है जहां वह सीधे तौर पर ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के जातिवादी चेहरे को उजागर करती है। जब वे लिखती हैं, नाश हो संविधान रचने वाले उस चमार का जिसके कारण औरतें आग मूत रही हैं, यहाँ कवित्री उस सवर्ण मानसिकता पर प्रहार करती हैं जो स्त्री की आज़ादी का असली कारण संविधान और डॉक्टर अंबेडकर को मानती हैं। उनसे यह बात सहन नहीं होती कि कोई स्त्री सवाल पूछे और इस असहनीयता में उनकी जातिवादी घृणा संविधान निर्माता के प्रति अपशब्द के रूप में बाहर आती हैं। ये पंक्तियां स्पष्ट करती हैं कि भारत में पितृसत्ता और जातिवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इस तरह से रूपम मिश्र ये बताती हैं कि उन्हीं की जाति के लोग एक संविधान निर्माता को, भारत के संविधान को और भारत के संविधान से मिली उस आज़ादी को और उन मूल्यों को जिनके कारण लड़कियां बोलने लगी हैं, अपनी बात खुद करने लगी हैं, यह ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के समर्थकों को कितना बुरा लगता है कि वे अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व के लिए भी गालियां निकालते हैं। अब कविता आगे बढ़ती है। रूपम लिखती हैं, सोहरों से सींचे वे मस्तक बहुत नाराज थे मुझसे। सोहर यानी बेटा होने पर गाए जाने वाले मंगल गीत, यानी जब बेटा होता है तो मंगल गीत गाए जाते हैं और इस तरह से जो मंगल कामनाओं से जो सींचे गए मस्तिष्क हैं वे इस औरत के बोलने पर बहुत नाराज हैं। तो रूपम लिख रही हैं, सोहरों से सींचे हुए मस्तिष्क बहुत नाराज हैं मुझसे। दरअसल सारा कसूर मेरी स्त्री देह का था।
जिसमें सवालों से भरी आत्मा थी और तरह तरह के ताजन झेलती माओं के निस्सहाय किस्से, जहां उनसे इतना भी नहीं कह पाई कि उनके मुंडकटवा उनके पिता ही होते हैं। ताजन झेलती यानी हंटर झेलती, चाबुक झेलती, मारपीट झेलती, गाली गलौज झेलती। तो ये ऐसी माएँ जिनसे वह ये भी नहीं कह पाई कि उनके मुंडकटवा जो है उनके पिता ही हैं। नारीवादी दृष्टिकोण से यह कविता देह और चेतना के द्वंद्व को बखूबी पकड़ती है। सारा कसूर मेरी स्त्री देह का था। यह पंक्ति उस वैश्विक नारीवादी सोच को ध्वनित करती है जहां स्त्री की उपस्थिति ही पुरुष के लिए एक चुनौती बन जाती है। कवयित्री अपनी माँ और पूर्वजों की बेबसी को पहचानती हैं और यह कड़वा सच बोलती हैं कि जिन पिताओं की पूजा करने का संस्कार दिया गया है वही दरअसल उनकी आत्मा और इच्छाओं के हत्यारे यानी मुंडकटवा हैं। कविता की अगली पंक्तियों में रूपम अपने पुरखों का नाम बताते हुए कहती है कि खैर सही गंगा गोमती नदियों के सहने बहने की कथा मेरी कथा थी। अवध का मर्दवादी पठार मेरे पगचिन्हों से धूल धूल हो रहा था। जौनपुर मेरे खून में था और वामिक आलम मेरे पुरखे थे। पुरखिनों को मनुष्य द्रोहियों ने इतिहास में दबा दिया और उसी घूर की खाद से मेरा जन्म हुआ था। रूपम अपने पुरखों के रूप में वामिक और आलम जैसे कवियों को चुनती हैं जो प्रेम और मानवीयता के पक्षधर हैं, न कि उन मनुष्य द्रोहियों को जिन्होंने इतिहास में स्त्रियों को दबा दिया। रूपम तुलसी को अपना पुरखा नहीं मानती, वह अपना पुरखा वामिक और आलम जैसे कवियों को मानती है। आलम 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में एक बेहद महत्वपूर्ण कवि हैं। वह मूलतः ब्राह्मण थे, लेकिन कहा जाता है कि शेख नामक एक मुस्लिम रंगरेजिन की बुद्धिमत्ता और कविता से प्रभावित होकर उन्होंने उससे विवाह कर लिया और इस्लाम स्वीकार कर लिया। आलम की कविता में दरबारी आडंबर की बजाय प्रेम की सच्ची तड़प और हृदय की गहराई है। वे शास्त्र के बजाय लोक और संवेदना के कवि हैं। आलम का जीवन स्वयं में उस समय के कट्टरपंथी जाति और धर्म के सामाजिक ढांचों को तोड़ने का उदाहरण था। शायद इसीलिए रूपम आलम को अपना पुरखा बता रही हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ जो रूपम है वह भी कविताओं के जरिए कर रही हैं। रूपम मिश्र ने अपने एक पुरखे के तौर पर वामिक जौनपुरी का नाम लिया है। 1909 में पैदा हुए वामिक आधुनिक दौर के बेहद लोकप्रिय इनकलाबी कवि थे। वे जौनपुर से ताल्लुक़ रखते थे और प्रगतिशील लेखक संघ के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। वामिक की शायरी में किसानों, मजदूरों और हाशिए के लोगों की आवाज़ बुलंद थी। उन्होंने अपनी लेखनी को सामंतवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कविता में जौनपुर मेरे खून में था और वामिक मेरे पुरखे थे कहकर रूपम उस विद्रोही और प्रगतिशील विरासत को अपना रही हैं जो अन्याय के खिलाफ बोलना सिखाती हैं। वामिक की कविताएं केवल राजनीति तक सीमित नहीं थीं, वे मानवीय अधिकारों की भी बात करती थीं। मेरे फिक्र फन को नई फजा, नए बालों पर की तलाश है, जो कफस को यास के फूंक दे, मुझे उस शरर की तलाश है। अर्थात मेरी सोच और कला को नए आसमान की तलाश है, मुझे उस चिंगारी की तलाश है जो निराशा के पिंजरे को जलाकर राख कर दे। वामिक कहते हैं कि मेरी सोच और शायरी अब उन पुराने बंधनों और घिसे पिटे रास्तों पर चलने को तैयार नहीं है। मेरी कला को एक नया खुला आसमान चाहिए और उड़ने के लिए नए पंख चाहिए। वे कहना चाह रहे हैं कि एक कवि के रूप में वे ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं जहां विचार स्वतंत्र हो। रूपम मिश्र जब उन्हें अपना पुरखा कहती हैं तो वे इसी इनकलाबी और प्रगतिशील विरासत की ओर इशारा करती हैं। वह विरासत जो समाज, सत्ता और व्यवस्था के गलत ढांचों को चुनौती देने का साहस रखती है। अब कविता आगे बढ़ती है और बताती है कि सताए गए लोगों की आह से मैंने धुनें बनाई हैं। सताए गए लोगों की आह से मैंने धुनें बनाई हैं। सताए गए लोगों की आह से मैंने धुनें बनाई हैं, जिसकी जिड़ उनसे काटे नहीं कट रही है। हर चैत में आग से जली फसलों की राख मेरी पलकों पर आ बैठी हैं। रुमान मेरे भीतर उतना ही रहा जितना स्वस्थ मनुष्य में होना चाहिए, लेकिन याद में वही रह गए जो बसंत में भी लड़ते रहे। अंत तक आते आते
कविता एक व्यक्तिगत विलाप से निकलकर एक ऐतिहासिक वर्ग संघर्ष बन जाती है। जब रूपम लिखती हैं कि आज़ादी के किसी ब्रांड पर मुझे भरोसा नहीं हुआ, घुमंतू स्त्रियों से मैंने कहीं नहीं ठहरना सीखा था, जिससे मैंने उनके अहमवाद को जब तब चाहे अनजाए कचड़ दिया होगा, तब से वो अपना सारा पौरुष, ज्ञान, डिग्री, यहाँ तक कि अपना पर्चा लिखने का कौशल भी झोंक कर मुझे सबक सिखाने में लग गए और मैं इतिहास की धमनियों में वो निशान ढूंढने लगी कि कैसे कमज़ोरों का हिस्सा भी समय की देह में रक्त की तरह ही बहा, लेकिन कहीं दर्ज नहीं हुआ। कछारों और बाजारों की बदमली वाली उसी जमीन पर पैरों के नाखून धंसाकर मैं अपना काम कर रही हूँ। कछारों और बाजारों की बदमली वाली उसी जमीन पर पैरों के नाखून धंसाकर मैं अपना काम कर रही हूँ और वो अपना काम कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक लड़ाई छेड़ दी गई है, हमारी ओर से भी और उनकी ओर से भी। यहाँ पर कविता एक व्यक्तिगत विलाप से निकलकर एक ऐतिहासिक वर्ग संघर्ष बन जाती है। याद कीजिए, एंजल ने अपनी महत्वपूर्ण किताब द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में लिखा है कि सबसे पुराना वर्ग संघर्ष औरत और मर्द के बीच विकसित हुआ। इस वर्ग संघर्ष में स्त्री सर्वहारा रही और पुरुष पूंजीपति। ऐसा पूंजीपति जिसने पैदा हुए बच्चों सहित हर उत्पाद को अपने कब्जे में रखा और अब भी रखे हुए है। पुरुष का पौरुष, ज्ञान, डिग्री और पर्चा लिखने का कौशल, सब कुछ स्त्री को सबक सिखाने में लगा है, जबकि स्त्री इतिहास की धमनियों में अपना वह हिस्सा ढूंढ रही है जिसे कभी दर्ज ही नहीं किया गया। एक ऐतिहासिक लड़ाई छेड़ दी गई है, हमारी ओर से भी और उनकी ओर से भी। यह पंक्तियां घोषित करती हैं कि अब स्त्रियां चुपचाप सहने वाली नहीं हैं। उन्होंने पितृसत्ता के मर्दवादी पठार को अपने पैरों से रौंद कर धूल धूल करना शुरू कर दिया है। यह कविता दिखाती है कि कैसे आधुनिकता का चोला ओढ़े अकादमिक पुरुष के भीतर एक हिंसक, जातिवादी और पितृसत्तात्मक सामंत बैठा है और उसके सामने एक सजग स्त्री का खड़ा होना बहुत बड़ी क्रांति है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।